बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं तो मैं हमजा से कुछ पूछना चाहती हूं। हमजा, कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आप समंदर में खो जाएं, कश्ती पे हों आप, और वो कश्ती भी मोटर वाली नहीं होगी, वो दूसरी जिसको आप हाथों से चलाते हैं वो कश्ती, और आप उसमें खो जाएं समंदर के बीचों बीच, 438 रोज तक आप उसके बीच में रहें, तो क्या तसव्वुर कर सकते हैं आप ऐसा? अच्छा, अगर शर्त यह है कि 438 रोज अंदर रहना, तो फिर मैं कश्ती पे सफर करने का सोचूंगा ही नहीं, लेकिन क्या कोई शख्स रह सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। ये एक शख्स हैं जो सल्वाडोर इनका नाम है, और ये 438 रोज तक समंदर के बीचों बीच रहे हैं उस कश्ती। बिल्कुल पॉसिबल है। और उन्होंने सिर्फ एक चीज, वो कहते हैं कि मैं बार बार ये सोचता था कि मैं आज मरूंगा, आज मरूंगा, आज मरूंगा, लेकिन मेरा जो एक तवक्कल था, एक भरोसा था, वो सिर्फ रब पे था। अच्छा। कि मैं जरूर बच जाऊंगा। मेरा दोस्त, उनके साथ एक उनका दोस्त भी था जो ये कहता था कि मैं मर जाऊंगा, और ये कहते थे कि मेरा भरोसा है अल्लाह पर, मैं बच जाऊंगा। और आपको पता है हमजा कि जिसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था और वो सोचता था कि वो मर जाएगा, वो यकीनन मर गया। अच्छा, दोनों दोस्तों में से एक मर गया और एक बच गया, जिसका ये भरोसा था, जिसका ये तवक्कल था कि वो जरूर बचेगा। 438 रोज वो समंदर के बीचों बीच रहने के बावजूद एक रोज किनारे पे जा पहुंचे। जब उन्होंने दूर से पहाड़ों को देखा, तो वो दौड़ते हुए उन्होंने समंदर में मतलब छलांग लगाई पहले, और उसके मतलब तैरते हुए वो किनारे पे जा लगे। तो ये जो एक अल्लाह पर यकीन होता है ना, ये हमें किसी भी मुसीबत, किसी भी मुश्किल से निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पर तवक्कल हो तो आप जो है बेशक समुंदर में किसी भंवर में क्यों ना फंसे, आप जो है किनारे तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे आपको 438 रोज लग जाएं, तकरीबन 1.25 साल के लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो 1.25 साल आपको लग जाए तो आप फिर भी पहुंच सकते हैं। खैर, और बिना खुराक, बिना पानी के आप कैसे रह सकते हैं? ये सिर्फ अल्लाह ही आपको रख सकता है। हाँ बिल्कुल, उधर जो भी खुराक उनको मुहैया होती होगी परिंदों की शक्ल में, वो यकीनन उसको जो है अपनी खुराक बना लेते होंगे। और ये इशाल ने बड़ी अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है। एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आज रात 12 बजे के बाद हो सकता है कि आपको कुछ मैसेजेस आएँ, कुछ कॉल्स आएँ, और आपको कोई बुरी खबर या कोई अच्छी खबर ऐसी भी हो सकती है कि आपको आपकी लॉटरी के बारे में बता दिया जाए। तो पहले सोच लीजिएगा, ज़रा लंबा लंबा सांस लीजिएगा, और फिर याद करिएगा कि 1 अप्रैल शुरू हो चुकी है, और लोग हो सकता है कि अप्रैल फूल जो है ना आपको बना रहे हो, खुद मना रहे हो और आपको बना रहे हो। लेकिन कुछ संजीदा खबरें हो भी सकती हैं, वाकई आपको दुरुस्त खबर कोई फोन कर सकता है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने पहले चेक करना है इस चीज को। सकता है। और हमजा, मैं बिल्कुल इस पे चेक रखूंगी कि कौन सा मैसेज सही है और कौन सा मैसेज जो है वो सिर्फ फूल बनाने के लिए किया जा रहा है। हाँ, तो आप लोगों ने जो है ना दिल जल्दी नहीं छोड़ देना किसी भी खबर पे, और जल्दी खुश भी नहीं हो जाना अगर आपकी लॉटरी लग जाती है रातों रात। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, तस्दीक करनी जरूरी, तस्दीक बहुत जरूरी होगी इस पे। और हम देखते हैं कि अक्सर हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि लोगों को ऐसी खबरें दी गई कि वो हार्ट अटैक हो गया उनको, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए। तो बिल्कुल आज रात 12 बजे के बाद आपने कल पूरा दिन इस चीज का ख्याल रखना है। और हम अब बात करेंगे मोहलिक कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए, और अब तो पंजे मजबूत कर लिए हैं। सदर, वजीर आजम, वजीर दिफा के बाद साबिक वजीर खजाना हफीज शेख भी कोरोना वायरस में अब मुब्तला हो चुके हैं। अमीर और गरीब का, जिस तरह से कल हमें इशाल बात कर रही थी कि कोई फ़र्क नहीं है, हर किसी को ये हो सकता है, और हर किसी को हम देख रहे हैं कि ये वायरस बिल्कुल ऐसा ही है। केसेस और अमवात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास आज तलब किया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि तशवीशनाक हालात होती जा रही हैं, सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, और कोरोना की जो तीसरी लहर है ये बच्चों को बहुत मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से सख्त फैसले लिए जाने का इम्कान है। हाँ, और परेशानी बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ 121 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, और मुतासरा बच्चे 10 साल तक उम्र के हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 110 डॉक्टर्स भी इस वबाई मरज का शिकार बन चुके हैं। और डॉक्टर्स, हमने पिछली बार भी देखा था जब कोरोना वायरस बिल्कुल पाकिस्तान में कदम रख रहा था, कदम जमा रहा था, तब भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है, हमारे जो ये फ्रंट
लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और ये जो वॉरियर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ये जो कोरोना है मुतासर कर रहा था। अब हम ऐसी सूरत हाल दोबारा से देख रहे हैं, केसेस बढ़ने पर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का इशारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है हुकूमत की जानिब से। ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बस, मेट्रो बस की बंदिश तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगी। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सूबे भर में शादी तकरीबात पर पाबंदी और हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स के साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कराची की अगर बात करें तो जिला वस्ती के मजीद 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। और जहां तक ट्रांसपोर्ट बंद है, ऑब्वियसली लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो यकीनन घरों तक महदूद हो सकेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक अच्छी बात यह भी है कि अब मुल्क में 50 से 59 साल की उम्र के अफराद के लिए कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल तो शुरू हो चुका है। आपके घर में, जैसे हम पहले आपको बता रहे थे कि अगर 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनको रजिस्टर करवाएं और फिर जाकर उनको वैक्सीनेट करवाएं। अब 50 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद आपके घर में मौजूद हैं और ख़ुद भी वो लोग जो 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, वो खुद को रजिस्टर करवाएं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ अच्छी खबर यह भी है कि पाकिस्तान का चीनी कंपनी से लाखों कोरोना वैक्सीन का मुआहदा तय पा गया है। अब ये परेशानी नहीं है कि वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 70 लाख वैक्सीन में से 40 लाख जो है वो साइनोफार्म की डोजेस हैं और 30 लाख कैंसिनो की सिंगल डोज है, जो कि आपको 2 लगवाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसकी एक सिंगल डोज ही लगती है। और सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस कर दी हैं। ताज़ा तरीन पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाहौर की बात कर ली जाए तो शरह मुस्बत केसेस की बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ शहरों में मुस्बत केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है लोगों का वो ये है कि शायद अस्पतालों में बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं, जगह खत्म होती जा रही है। कोरोना की पहली लहर के दौरान तो लाहौर एक्सपो सेंटर समेत आपने कई जगहों पर आर्जी अस्पताल बना दिए थे। अब जब कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो रही है तो ऐसे में अस्पतालों में गुंजाइश की सूरत हाल क्या है? देखिए, जो जब हमने पहली लहर थी तो उस वक्त तो आपको पता है कि ये बहुत बड़े जो फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह थे इनको बतौर क्वारंटीन सेंटर्स भी हमने बनाया था, क्योंकि पहले लहर के अंदर हमने होम आइसोलेशन की इजाज़त नहीं दी थी। इस मरतबा आपको पता है कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपने घर पे ही आइसोलेटेड होते हैं और उनको घर पे मॉनिटर करते हैं। जो सीरियस पेशेंट्स हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हॉस्पिटल में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे अस्पतालों के अंदर तादाद ज़रूर मरीज़ों की बढ़ी है, लेकिन अभी भी 30% कैपेसिटी है हॉस्पिटल्स की। और ये बात भी वाज़ेह मैं करना चाहती हूँ कि पहली लहर में तो आपको पता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आउटडोर वगैरह का काम और जो बाकी अमराज थे उनका काम बहुत हद तक बंद कर दिया था और सिर्फ इमरजेंसी सर्विस दे रहे थे। इस मरतबा हम इमरजेंसी सर्विस भी दे रहे हैं, इस मरतबा हम बाकी बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। आउटडोर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मरीज़ बीमार होते हैं वो तशरीफ़ ले आएँ ताकि उनका देखा जाए, और कोरोना के भी काम कर रहे हैं। तो इस साल के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा और ये पता चला कि जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हीं को दाखिला, और उनके लिए एक बाकायदा पैरामीटर बना हुआ है कि किन मरीज़ों को हम दाखिल कर सकते हैं, किन मरीज़ों को हम घर में मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तक जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि हमने कैपेसिटी अभी भी अपने अस्पतालों की बढ़ाने लगे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास 30% कैपेसिटी अपने सारे। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि रमज़ान में कोरोना जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया था। अब भी रमज़ान की आमद है, ऐसे में क्या हुकूमत मजीद सख्तियाँ लगाने जा रही है और क्या नमाज तरावी के लिए कोई खसूसी SOPs भी जारी किए जाएंगे? ये जी बिल्कुल डिपेंड करेगा। आपको पता है कि अभी रमज़ान को 14 दिन बाकी हैं जी। उस वक्त तक हमारे सामने बहुत हद तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। SOPs तो हर हाल पे रमज़ान के दौरान प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तरावियों में। पर एक ख़ास बात समझने की है, लोगों का ख्याल है कि ये कोरोना अभी कहीं चला गया। कोरोना तो गया ही नहीं। और पहले दिन हमेशा हर प्रोग्राम के तहत मैं एक ही बात सबको कहती हूँ कि कोरोना कहीं गया नहीं, तो आप मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीरें सारी इख्तियार करें। लेकिन हिफाजती तदाबीरों के साथ अब हमने एक वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर हमारे जितने बुजुर्ग शहरी हैं के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से 126 सेंटर है हमारे पूरे पंजाब में जिसमें ये वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। और
हमारी पूरी कोशिश है कि अप्रैल के महीने में हम मैक्सिमम वो लोग जो हमारे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी जिनमें अगर कोरोना हो तो कॉम्प्लिकेशंस और मसले मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं, वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उनको वैक्सीन ज़रूर। बिल्कुल ठीक है, उनको वैक्सीनेट कर लिया जाए। डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त लोग ज़्यादा परेशान और जिस तरह से बात भी हो रही है यूके वेरिएंट से हैं कि वो असल तबाही मचा रहा है और वो बच्चों में भी बड़ों की तरह फैल रहा है, और ये तशवीशनाक बात है कि अब बच्चे भी जो हैं महफूज नहीं हैं, उनको भी अफेक्ट कर रहा है ये वायरस। क्या खुसूसी तौर पर यूके वेरिएंट से मुताल्लिक हुकूमत ने आदादोशुमार मुरतब किए हैं कि ये कितना मोहलिक साबित हो रहा है? ऑलरेडी कह दिया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल को कि वो सारे आदादोशुमार जो हैं उनको इकट्ठा करें ताकि हमें पता चले कि इनका इफेक्ट जो है बच्चों पे कितना हो रहा है। और वेरिएंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, और जब ये इसकी इन्फेक्टिविटी रेशियो ज़्यादा होती है तो नेचुरली बच्चे भी इन्फेक्ट होते हैं, बड़े भी घर में इन्फेक्ट होते हैं। अभी तक जो देखा गया वो देखा गया कि बच्चों के अंदर कंपैरेटिवली सिम्टम्स कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। लेकिन ये जैसे जैसे आपको पता है ये एक ऐसी मूजी बीमारी है कि एक मुसलसल इसके अंदर तब्दीली आती चली जाती है, और हमारे लिए जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन मिलती है हम हमेशा आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि हम यही सुनते आ रहे हैं कि जो इस वक्त कोरोना की लहर है वो पंजाब में ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा शदीद है, काबू में आती नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे में क्या मखसूस शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, मुकम्मल लॉकडाउन पर भी जाया जा सकता है? देखिए जी, पहली के बाद तो आपको पता है कि बहुत हद तक लॉकडाउन सेमी लॉकडाउन तो हो ही जाना है, जैसे कि हर किस्म के इज्तिमा की पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी ब्याह की रसूमात जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई शादी होनी है निकाह कर दीजिए, मेहरबानी करके 10 लोगों से ज़्यादा कोई बंदा शामिल ना हो, शमूलियत ना हो। इसी तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको पता है कि जो मैस ट्रांजिट की हमारी ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम है उसको भी रोक लिया जा रहा है। हर किस्म के इकदाम उठा रहे हैं, मार्केट की टाइमिंग्स कर दी हैं, 2 दिन सारी मार्केट्स बंद रहेंगी। कोशिश पूरी जारी कर रहे हैं कि आप SOPs जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे हमारे साथ ताउन करें, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, घर से तब निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, इसके अलावा घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के बुज़ुर्गों को बचाएं और कोशिश करें कि आपके बुज़ुर्गों को सबको वैक्सीनेशन मिल जाए। ठीक है। अब हमने लाहौर जैसे शहर में 3 सेंटर्स बना रहे हैं। एक हमारा सेंटर आपको पता है एक्सपो सेंटर पे चल रहा है, एक नया आज हमारी उसकी शुरुआत मीनार पाकिस्तान हो गई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इंशाल्लाह परसों से PKLI के अंदर भी हम ये तीसरा सेंटर शुरू कर देंगे ताकि लाहौर के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा तादाद लोगों की भी इधर है और फिर सबसे ज़्यादा तादाद मरीज़ों की भी इधर है। तीसरी 126 सेंटर पूरे पंजाब में बनाए गए हैं और हर शहर के अंदर सेंटर है, जो सारे शहर जो हैं वो तावन करते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं। अब आज के दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है 50 साल एंड अबव, यानी 50 एंड अबव, यानी 50 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हम अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह वो लोग 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये हमें बताइएगा कि पंजाब में कोरोना के हवाले से उठाए गए इकदामात को काफ़ी सराहा गया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी हुई, जिस तरह से वैक्सीनेशन का एक निज़ाम बनाया गया उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से सिंध में एक VIP केस सामने आया था कि जो वैक्सीनेट किया गया था। उसके बाद गुज़श्ता चंद रोज़ से एक वीडियो एक वफाकी वज़ीर साहब उनकी फैमिली की सामने आ रही है कि वैक्सीन घर में जाकर लगाई जा रही है। उनका इस पर रद्द अमल भी आ गया है कि ये तो वो पहले जब ट्रायल्स हो रहे थे, जब हम उसके अंदर खुद जाके लगवाना चाह रहे थे और वो कोई इस तरह की वैक्सीन पाकिस्तान को मिली नहीं थी, ट्रायल्स का टाइम था। लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब होने की हैसियत से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने इस बारे में पता किया है कि सदाकत है कि नहीं? मेरा ख्याल है जी उसके बारे में तो ऑलरेडी कोई उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह दी हुई है और महकमे को मैंने कह दिया था कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये है कि ये जो अपना जो ट्रायल वैक्सीन है उस सिलसिले के अंदर, क्योंकि ट्रायल वैक्सीन जब दी गई थी तो 60 साल से कम उम्र के लोगों को दी गई थी जी। तो मेरा ख्याल है ये उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ शायद उन्होंने जवाब दिया हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट को मैंने कह दिया है कि मुझे मुकम्मल इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करके इसकी रिपोर्ट पेश। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और
उनका यही कहना है कि अभी 14 दिन रमज़ानुल मुबारक में रहते हैं, लेकिन अगर हमने SOPs पर अमल दरामद ना किया, अगर हमने कोताही की, हम अवाम ने कोताही की, हम इसी तरीके से कोरोना को मानने से इनकार करते रहे, तो फिर हुकूमत को मजबूरी में सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, लॉकडाउन तो अब भी लग चुका है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, इसके लिए आप सबको एहतियात करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी गई। कल हम आपको बता रहे थे कि मेट्रोज बंद कर दिए गए हैं लाहौर में। अब तो बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो LTC की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई है। तो हमने एहतियात करनी है, और अगर हम एहतियात करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक जो माह मुबारक है उसकी जो रहमतें हैं वो हम अच्छे तरीके से और खुशी से समेट सकेंगे। तो लेकिन हमजा अभी भी जो बाहर आप देखें ना, तो इतने सख्ती के फैसले, इतने सख्त फैसले किए जा रहे हैं, जुज़वी लॉकडाउन ऑलमोस्ट हो चुका है, इसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देखेंगे 20% लोग जो है मास्क लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे, ये मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती इसके ऊपर कि लोगों को अभी भी इस चीज़ का शऊर क्यों नहीं आ रहा, या इस चीज़ का अभी भी इस चीज़ से डर क्यों नहीं रहे कि आपके अपने प्यारों की जान खतरे में हो सकती है। आपको मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप लोग एहतियात कीजिए। अब आपके साथ अच्छी खबर ये शेयर करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। वो वबाई मरज़ से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। उनमें अब कोरोना वायरस की कोई अलामात नहीं है, और सेहतियाबी के बाद उन्होंने सरकारी उमूर सरंजाम देना शुरू भी कर दिए। इसी पूरी सूरत हाल पे कि वज़ीर आज़म साहब की अब सेहत कैसी है, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। गुड सर, ये बताइएगा, वैसे बहुत वीकनेस हो जाती है जब आप कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं, रिकवर होने के बाद भी उसकी जो है थोड़ी सी अलामात रहती ही हैं, आप बहुत वीक फील करते हैं। वज़ीर आज़म साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये लहर आई हुई है तीसरी, और इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और इम्यूनिटी काफ़ी उनकी अच्छी है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अगर देखें तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाने खाते हैं, वर्जिश करते हैं, और अपना बड़ा ख्याल रखते हैं इस हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा हमेशा से वो ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ा खुराक जो है वो एक तो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, और दूसरा वो ऑर्गेनिक यानी कि देसी खाने खाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है डॉक्टर्स के मुताबिक वो बहुत ही अच्छी है। सही। तो अल्लाह ताला का खास करम रहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर भी, और उनकी जो अहलिया है फर्स्ट लेडी, वो भी दोनों खैरियत से हैं और सेहतियाब हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं कोरोना से। और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जो अपनी रूटीन है उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं, और कल से वो पूरी तरह से जो है अमूर अंजाम देंगे। जी फैसल साहब, जो हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की अहलिया का, खातून अव्वल का, उनका कोरोना टेस्ट दोबारा किया गया था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? और आपने कहा कि मामूलाते ज़िंदगी जो हैं वो रूटीन पर आ चुके हैं, उन्होंने दोबारा से अपने सरकारी काम जो है वो भी सरअंजाम देने वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतियाब हो गए हैं। डॉक्टर्स की हदायत और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने जुज़वी तौर पर जो अपने अमूर जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। और देखिए, इसमें ये चीज़ भी अहम है कि कोरोना के 10 दिन के बाद जब सिम्टम्स आपके पहली दफ़ा पेयर होते हैं, उसके 10 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं और आपको बुखार नहीं है और बाकी उसकी अलामात नहीं है, तो फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही गाइडलाइंस हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, और यही डॉक्टर्स की भी एडवाइस है। तो लेकिन इसमें ये पैगाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि इस वक्त मास्क का इस्तेमाल पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। वो इसलिए कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक वैक्सीनेशन सेंटर पे कुछ बुजुर्गों को देखने के लिए। अच्छा। कि जो बुजुर्ग अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसमें क्या अमल है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे खुशी का सब खुश है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। तो यहाँ पे ये भी पैगाम है सबको कि 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें। जो लोग 50 साल 55 साल से ऊपर हैं, अभी उनकी वैक्सीनेशन का मरला शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है।
और वैक्सीनेशन में भी है 2 डोजेजेस लगेंगी, एक पहले लगेगी फिर डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि दूसरी डोज कब लगनी है, लेकिन वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी सबके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमी तौर पर 22nd डे पे जाके जो है दूसरी डोज लगाई जा रही है। फैसल जावेद साहब, सदर मुमलिकत को भी कोरोना वायरस हो गया था, वज़ीर आज़म साहब ने उनको कुछ मशवरे भी दिए हैं, उनकी सेहत के हवाले से हमें बताइएगा। साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने नरेंद्र मोदी के खत का जवाब भी दे दिया। आप देख रहे हैं कि कुछ बर्फ पिघल रही है। देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत जो हैं उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ था पिछले कुछ दिनों में। एक तो सिविल अवार्ड्स की तकरीबात थी, 5-6 तकरीबात हिस्सों में उन्होंने की थी, इसी वजह से कि ज़्यादा लोग ना और डिस्ट्रीब्यूट किए थे लोग, लेकिन बहरहाल थोड़ा एक्सपोजर था। और फिर आपको पता है कि 23 मार्च की जो परेड थी 25 मार्च को जो हुई थी उसमें भी एक्सपोजर था और जिसकी वजह से लगता यह है कि उनको वायरस जो है लग गई है। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी ठीक ठाक है। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी एक तो खुद भी डॉक्टर हैं और दूसरा ये है कि वो भी अपना मैंने नोट किया है डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा टाइम गुजरा था, हाँ, वो भी अपने लीडर इमरान खान साहब को इस हवाले से काफी ज्यादा उनका जो खुराक हो गई और ये ऑर्गेनिक जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और एक्सरसाइज का भी उन्होंने कोई सिस्टम रखा हुआ है, समझ में नहीं है कि क्या, लेकिन वो करते हैं। और दूसरा आपने सवाल क्या पूछा? नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा है। देखिए जी, सबसे अहम पहलू ये है इस खत के हवाले से भी और बाकी भी कि कश्मीर इज सेंट्रल पॉइंट। कश्मीर के अलावा जो है वो किसी भी हवाले से पेशरफ्त आगे नहीं हो सकती है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। और कश्मीर का मसला पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी क्लियर पोजीशन रही है। कश्मीर का मसला पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है कि कश्मीर का मसला अमन से हल होना है, बातचीत से हल होना है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में उठाया और खास तौर पे यूएन जनरल असेंबली में जिस अंदाज में उठाया और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो मजालिम कर रहा है और क्या सोच है हिंदुस्तान की। बिल्कुल ठीक, वो सोच जो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से लेते हैं जी। वो हिंदुत्व उनकी जो सोच है, जो पॉलिसी है, जिस तरह से वो मुसलमानों के पे जुल्म सितम कर रहे हैं, इस चीज को पहली बार इंटरनेशनल प्रेस ने इस चीज पे बात की है। और नाज़ी की जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर्ड है ये पूरी हिंदुस्तान की जो हुकूमत की जो पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म साहब वो बेहतर फील कर रहे हैं और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर फील कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं। शाल, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं, मुल्क के सियासी माहौल की, जहां अपोजिशन इत्तेहाद बाहमी इख्तलाफात के बायस बैकफुट पर चला गया है और हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी असल पोजीशंस पर वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है तनकीदी गोलाबारी कह ली जाए, लफ्जी गोलाबारी जो है वो जारी है। अब ये भी ज़राए बता रहे हैं शाल के मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जगह कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमजा शहबाज साहब के साथ कुछ बात कर ली जाए, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं पंजाब असेंबली में। और फिर हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है पीटीआई के कुछ एमपीएज राब्ते में हैं और हम ईद के बाद तब्दीली ला सकते हैं पंजाब के अंदर। इस तब्दीली की बात भी उन्होंने कर दी है। पूरी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। कमर जमान कारा साहब मौजूद हैं। कारा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान असेंबली राब्ते में है। राय के मुताबिक पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ से राबतों का भी फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज साहिबा से राब्ते नहीं होंगे? देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब ने अगर कोई बात कही है तो यकीनन उन्होंने सॉलिड बात कही होगी, वो हवा में बातें करने वाले तो नहीं हैं। लेकिन किन लोगों से राब्ता है ये मेरे इल्म में तो नहीं है, वो क्योंकि हमारे पार्लिमानी लीडर हैं और उनका
असम्बली के अंदर सारी जमातों के साथ रब्ता है। वैसे भी हमजा साहब क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, लिहाजा अपोजिशन की जमातें अगर कोई मूव करती हैं, अगर कोई सलाह मशवरा करती हैं तो नेचुरली उनका मशवरा हमजा साहब से ही हो सकता है, बाकी लोगों से तो उतना उनका क्लोज कांटेक्ट नहीं होता। तो अगर ऐसा हुआ है तो जो मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो ये पॉसिबल है। और हसन मुर्तज़ा साहब बतौर पार्लिमानी लीडर ऑफ द अपोजिशन से ज़रूर रब्ता करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ अगर है तो फिर हमें मुस्लिम लीग की क़यादत जो है, जो भी उनकी जमात की क़यादत है, हमें उनसे रब्ते करने हैं। हमें किसी फ़र्द या के अफराद से तो गर्ज नहीं है, जो भी उनकी जमात की क़यादत है। साहब क्योंकि उनके पार्लिमानी लीडर हैं, लिहाजा उन्हीं से रब्ता मुमकिन है। तो कायरा साहब, क्योंकि मरियम नवाज तो सिलेक्टेड कह रही हैं, तो जो आपकी पार्टी को सिलेक्टेड कहे उसी के साथ मिलकर हुकूमत हटाने की सियासी जिद्दोजहद हो सकती है? देखिए, हमारा दोनों जमातों का माजी बड़ा तल्ख है। माजी में भी बहुत सारी उलझने रही, हम बहुत दूर दूर थे, बड़ी तल्ख बातें होती रही, फिर बेहतरी आई, फिर तल्ख हुई, फिर बेहतरी आई, लेकिन ग्रेजुअली हमें हमारे रवैयों में कुछ बेहतरी आ गई है। अब हम सबको बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यकीनन मुस्लिम लीग की तरफ से ऐसी बहस का आगाज़ किया गया जिसके जवाब में बातें हुई, दोनों तरफ से फिर मुनासिब नहीं हुई, लेकिन आगाज़ हमने नहीं किया। अब भी बेहतर यह है कि हमने इकट्ठे चलना है। हमारे पास तारीखी तौर पे और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि अपोजिशन की जमातें मिलके ही वो टारगेट अचीव कर सकती हैं जो हम आईनी हुक्मरानी का ख्वाब देखते हैं, जिसके अलावा पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, बका और सलामती का रास्ता नहीं है। उस पर चलने के लिए सब जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। लिहाजा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती, सब ने मिलकर ही करना है। और ये बड़ा हिल टास्क, अपहिल टास्क है, ये पहाड़ जितना काम है जो मुमकिन है किया जा सके, और करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी बातें हम एक दूसरे के बारे में ना करें कि कल हम एक दूसरे के सामने करते हुए सुबकी सूस हो। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब। राना सनाउल्लाह साहब हमारे ही प्रोग्राम में कह रहे थे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जो है वो हुकूमती कुछ सेनेटर से ही जो है साइन करवा लिए हैं और उनसे मदद हासिल की है। तो अब तो आपको पीडीएम का हिस्सा ही नहीं रहना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं। तो फासले जो दोनों पार्टीज के दरमियान है वो सिर्फ बढ़ रहे हैं, वापसी हो सकती है, या फिर अब कोई वापसी का रास्ता ही नहीं है? नून लीग तो बहुत नाराज है आपसे। देखिए, रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं, डायलॉग के रास्ते खुले रहते हैं। हम जमहूरी जमाते हैं, हमारे तलखी हो जाती है बात करते हुए, कई लोग अपनी बातें करते हुए तल्ख बात कर जाते हैं, लेकिन हम जमहूरी जमाते हैं, हमें तनकीद भी सुनने की आदत है और हमें तल्ख बातें करने की और सहने की खास तौर पे आदत है। लिहाजा मैंने गुजारिश की ना कि हमें हालात ने, हमें वक्त के जबर ने इकट्ठा किया हुआ है। इस वक्त मुल्क की, कौम की ज़रूरत यह है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों और हम उस हुक्मरानी की तरफ बढ़ सके, इस हुकूमत से जान छुड़ा सके। तो उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब। मामला सिर्फ ये नहीं है कि इस्तीफे दिए भी जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते, यहाँ पर लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही थी। तो अब तो कोरोना की तीसरी लहर का हमें सामना है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ाने से बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा कोरोना की वजह से अपोजिशन पार्टियाँ जो है नरमी का मुजाहरा करें, कुछ नरम जो है अपने लहजे को कर लें? देखिए, हमने कोरोना की वजह से अपने मार्चेस को, अपनी जलसों को ख़त्म कर दिया, जो हम कर सकते हैं। बाकी कोरोना के बारे में हुकूमत का रवैया तो इंतहाई नामुनासिब है। इस वक्त बड़ी तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है और बड़ा ख़तरनाक है, और ये थर्ड वेव वैसे भी बड़ी किलिंग है। इसमें सिवियरिटी में बहुत फ़र्क है। हमें बड़ा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत वक्त ने वैक्सीन, हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसने आज तक एक दवाई का एक वायल भी हमने इंपोर्ट नहीं की अपने तौर पे पैसों से। हम इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें दुनिया इमदाद में दे दे, और अगर हमने प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए मुनासिब वक्त पे हमने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए। और अब हो सकता है ये जो सेकंड वेव, थर्ड वेव चल रही है, इसकी वजह से दवाई की कीमतें बढ़ जाएं। जिस तरह हमने पहले LNG की कीमत हमें बड़ी सस्ती मिल रही थी, हमने नहीं खरीदी, फिर जब बहुत बढ़ गई तो फिर खरीद ली। तो ये जो कौम को टीका लगता है, ये लगा के इसके दरमियान में से कुछ लोग अपने बेनिफिट लेते हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया गुफ्तगू ज़्यादा है
और उसके बारे में जो एहतियात चाहिए और जो तैयारी चाहिए वो दोनों नहीं है। हालत यह है कि वज़ीर आज़म समेत हुकूमत के बहुत आला वज़रा और आला ओहदेदारान जो हैं वो अक्सर बातें तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई एक मीटिंग्स के अंदर वो खुद बगैर मास्क के चले फिर रहे होते हैं। और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इन्फेक्शन के बावजूद मीटिंगें करके उसकी सोशल मीडिया पे खबरें चला रहा हो, मीडिया पे उसकी चला रहा हो, उसको क्या कहें, मतलब गैर जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया कमर ज़ुबान कायरा साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को वक्त दिया, आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। हमजा, यहाँ पर वही सूरत हाल आ जाती है कि अभी तो फिर फैसला होना बाकी है। जो बातें चल रही हैं कि इन हाउस तब्दीलियां पंजाब में होंगी, देखते हैं कि होती हैं या नहीं होती, क्या तब्दीलियां होती हैं, किस तरह से होते हैं। इशाल, अच्छा कोरोना की हम बात करते हैं ना, कोरोना को हम मईशत के जो असरात हैं या फिर लोग जो कोरोना वबा से मुतासिर हो रहे हैं वो कैरियर हो रहे हैं और उनमें जो है ये इन्फेक्शन जो है सामने आता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हम फिर उनको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सेहत के दूसरी चीज़ें भी हैं जिसका कोरोना बहुत ज़्यादा दुश्मन है। इस वायरस के बहुत से नुकसानात में से एक ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद रहने से लोग ज़्यादा सुस्त और काहिल हो गए हैं शायद, और लोगों का ना काम करने का दिल नहीं करता, जिस्मानी मशक्कत बिल्कुल खत्म हो गई है, वर्जिश बिल्कुल खत्म हो गई है, कई लोग तो आप जिम नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेजीनेस ज़्यादा आ गई है, क्योंकि आपने जो 9 to 5 पहले काम करना था, जॉब पे जाना था आपने या फिर बाहर निकलना था, वो तो सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी की सरगर्मियां थी वो बंद होगी, पार्क्स बंद हो गए, जिम्स बंद हो गए, तो आप घरों तक महदूद हो गए हैं। उसकी वजह से ना तो वर्जिश हो पाती है, सेहत के मामला जो हैं वो काफी पीछे वजन बढ़ता चला जा रहा है, आप वर्जिश कर नहीं पा रहे, जोड़ों के दर्द जो हैं हम देख रहे हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं। ये एक तकलीफदेह मर्ज होता है और इस मर्ज की शिद्दत में जोड़ जो है वो हरकत करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और हड्डियां जो हैं टेढ़ी हो जाती हैं। इस मर्ज से बचने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश को मामूल बनाना ज़रूरी है। तो हम कोरोना के अंदर किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि हम बिल्कुल सुस्त काहिल ना हो जाएं और हम ऐसे हालात में ना चले जाएं कि फिर हमारा वापस वर्जिश की तरफ आने का दिल ही ना कर रहा हो। ग़िज़ा कैसी लेनी चाहिए, वर्जिश कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर उमर आदिल साहब हमारे इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से हमने देखा कि लोग अब नहीं जा पा रहे हैं, ना वॉक कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कई लोग जिम तो बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको कि बिल्कुल सुस्त और काहिल ना हो जाएं, घर में रहते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है? हमजा, मेरा सबसे पहला मशवरा जो है उसको जरा ध्यान से सुनिए। कोरोना का सामना करने के लिए ये आपको 4 चीजें करनी है, याद रखिए 4 चीजें करनी है। सबसे पहले एहतियात, उसके बाद इज्तनाब, उसके बाद इस्तग़फ़ार और फिर इबादत। कोई बंदा ये आपको नहीं समझा रहा कि इबादत और इस्तग़फ़ार भी ये एक खुदाई आफत और अजाब है। इस वबा से बचने के लिए अज़ हद ज़रूरी है। आपने एहतियात का दामन अगर छोड़ दिया तो समझिए आपको कोई चीज़ से बचा नहीं सकेगी, और इज्तनाब कीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो गैर ज़रूरी हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त आपका प्रोग्राम सुबह से चल रहा है, मैं सिर्फ एक बात देख रहा हूँ, हमारी हिज़्ब इख्तलाफ ये समझ रही है जैसे ये बीमारी उन पे नाजिल नहीं हुई, हुकूमत ने नाजिल की है। खुदा का वास्ता है, तनकीद छोड़ के हाथों में हाथ मिला के इस एक कॉमन बीमारी का सामना और इससे दिफा कीजिए। हर वक्त तनकीद, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया। जो ये बातें कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? अपने जाती गेन्स के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए लाखों लोगों को हर शहर में पाकिस्तान के जमा किया और जलसे किए ताकि हम चोरों को सपोर्ट करें। उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि इस मुल्क के अवाम के साथ ये क्या कर रहे हैं। पहले उनको लूट के खा गए और अब उनको इस बीमारी के मुंह में धकेल दिया। खुदा का वास्ता है, मैं अवाम और पाकिस्तानी कौम को यह कहना चाहता हूं, आपके अल्लाह का खास करम है, ये बीमारी बहुत बुरी है, लेकिन आपकी तमाम तर बदएहतियाती के बावजूद आप पे इसका इतना बुरा असर नहीं हुआ। इस वक्त भी आपको चाहिए ये कि मायूसी को करीब ना आने दें और सबसे पहले एहतियात, इज्तनाब, इस्तग़फ़ार और इबादत का दामन पकड़ें। घर पे रह के यकीन कीजिए वर्जिशें की जा सकती हैं। जी फरमाइए, आपका अगला सवाल मैं सुन नहीं रहा क्योंकि हम दोनों साथ नहीं बैठे हुए। एक तो कोरोना में बड़ा मसला ये हो गया है कि ये जो दू बदू गुफ्तगू है ये खत्म हो गई है, ये सामने जो सोहबत है वो खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप कुछ कह रही थी बेटा? जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब वर्जिश तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, वजन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हो सकती हैं जिनसे वजन भी ना बढ़े और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे? और फिर दूसरा आप बताइएगा कि जो वजन बढ़ना है वो कितना बड़ा फैक्टर है जॉइंट्स के पेन का? बिल्कुल सही। मैं जी
मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पहली तो बात है कि वर्जिश क्यों खत्म हो जाए। वर्जिश बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर अगर आप एक कमरे में भी रहते हैं तो मुझे बताइए कितनी ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आप कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि हम पार्क्स में ही जाकर यहां से वहां भागते फिरें। मुझे बताइए 10,000 चीजें ऐसी हैं, ऐसी वर्जिशें हैं जो एक ही जगह पे बैठ के की जा सकती हैं। वर्जिश से सिर्फ जोड़ ही आपके फ्लेक्सिबल नहीं रहते। वर्जिश के बाद हमजा और इशाल दोनों याद रखिए कि आपके दिमाग के अंदर 2 ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनका नाम है एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स। ये दोनों एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स हैं। इनके साथ जीने का वलवला और खुश होने की सलाहियत मजीद बेहतर होती है। मैं आपको ये बताऊं, जब आपको कहीं कन्फाइन कर दिया जाए तो इससे पहले कि जोड़ जुड़ जाएं, उससे पहले दिमाग जुड़ जाता है, और दिमाग को चलाने के लिए एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स का वर्जिश के बाद निकलना बेइंतहा अच्छा होता है। दूसरी बात एक आपको ये कहता हूं, जिन लोगों के घर में छोटा सा भी लॉन है, आप उसके हर सुबह शाम चक्कर लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने ग़िज़ा का पूछा, बेटा जी एक बात याद रखिए, सबसे अहम जरूरत एसओपी फॉलो करने से बढ़ के, याद रखिए डॉक्टर उमर आदिल की बात, एसओपी फॉलो करने से कहीं बढ़ के एक चीज है एसडी। एसडी पता क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। अरे जिसमें एसडी ही नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है, वो आपके वजह किए हुए, आपके लागू किए हुए एसओपीज को क्या फॉलो करेगा? आप जब तक मैं खुद किसी खास पाबंदी और डिसिप्लिन का खूगर नहीं होऊंगा, मैं आपके किसी हुक्म को नहीं मानूंगा। मेरे घर में आके, मेरे ताल्लुकात में आके, मैं जहां जाता हूं, जहां आता हूं, जिनसे मिलता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते ता वक्त कि मैं एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार इंसान बन के अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके अपने ऊपर पाबंदियां लागू करूं। हम हुकूमत को कहते हैं एसओपीज कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे। भैया हुकूमत का काम है एसओपीज वज़ा करना, उन पे अमल करना। आपका काम है पाकिस्तानियों का अपने गरेबान में झांके। आप सारा दिन बैठ के कहते हैं बीमारी फैल गई, ये हो गया, वैक्सीन नहीं आई, मुझे नहीं लगी, कब आएगी वैक्सीन, ये क्या होगा? वैक्सीन से बहुत पहले जो कुछ आपको करना था, क्या आपने वो किया? अभी आपके यहाँ कायरा साहब यहाँ बैठे हुए थे, ये उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनकी इतनी दफा हुकूमत रही और पोलियो जैसे मर्ज के लिए पोलियो के टीके कतरे पिलाने वाली खवातीन को गोलियां मारी गई इनकी हुकूमतों में। और ये बात कर रहे हैं, हमें इसे खुदा का वास्ता है, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, मगर हमजा क्या किया जाए, क्या किया जाए कि आप हर चीज पर सियासत खेलते हैं, आप वबाओं पे सियासत खेलते हैं, इंसानी जानों पे सियासत खेलते हैं। कभी कोई खुश उम्मीदी का, कभी इत्तेहाद का, कभी इस कौम के लिए मुत्तहिद होके अच्छाई करने का भी कोई इंदिया दीजिए। जिस दिन से ये वायरस आया है, मैंने एक लीडर को कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत का साथ देंगे या इस कौम को तबाही से बचाएंगे। तो ये कौम अब खुद जाग जाए। मेरी बात याद रखिए, एसओपीज हुकूमत आपको बता सकती है। आपके अंदर अगर एसडी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कोई एसओपी, कोई हुक्मनामा, कोई रेगुलेशन, कोई बंदिश काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उमर आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा, और उन्होंने हमें बताया इस हवाले से कि आपको क्या करना है। आपको एसओपीज पे तो अमल दरामद करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपने साथ इस्तगफार भी करना है, आपने इबादत भी करनी है इस हवाले से। और इशाल, सबसे अहम चीज़ ये है कि लोग ये जो एक जवाब निकालते हैं, हम तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हम वर्जिश नहीं कर सकते हैं, हम तो कोई वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, अगर एक कमरा भी है सिर्फ आपके घर के अंदर, आप या एक कमरे के अंदर आप मुक़य्यद हैं, उसके अंदर भी आप कई एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और ये आजकल तो बड़ा आसान हो गया, आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं अपने लिए अच्छी अच्छी हल्की फुल्की सी वर्जिश के आप तरीके निकालें, और फिर आप उसको एक कमरे के अंदर, जैसे उन्होंने कहा कि महदूद होकर भी आप कर सकते हैं, तो करें। क्योंकि अगर वजन बढ़ जाए तो ये वजन बढ़ना बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है, तो इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करें। और वैसे भी वर्जिश मेरे ख्याल में एक हेल्थी एक्टिविटी है। अगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं तो वो भी वर्जिश में आ जाता है, लेकिन उसके साथ आप फिर वॉक कर लेते हैं तो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें, आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एसडी का जिक्र किया, एसडी मुझे तो अब याद रहेगा, आप लोग भी ये याद रखिएगा कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा अहम है। कि अगर आपकी जिंदगी एक डिसिप्लिन के तहत चल रही है और आप वो डिसिप्लिन कायम रखने में कामयाब हो गए हैं, एक दफा अगर आप कामयाब हो गए ना, तो फिर पूरी जिंदगी उसी सर्कल में गुजरती है और आपका डिसिप्लिन जो है वो उसी तरह बरकरार रहता है। और डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खा आपने कुछ भी करना हो। तो एक तो एसओपीज पर अमल करें और अपना जो डिसिप्लिन है उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
विशाल, अच्छी खबर हम ये लेके आए हैं कि जो डॉलर की उड़ान थी उसको ब्रेक लगी है और जो रुपया है वो मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छी खबर है। 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है डॉलर। जी हाँ, डॉलर कमजोर और रुपया जान पकड़ने लगा है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 95 पैसे कमी के बाद 22 माह की कम तरीन सतह 153 रुपए पर पहुंच गया। हाँ जी, 9 पैसे पर ये बंद हुआ और इससे कबल जो है डॉलर 13 जून 2019 को इस सतह पर ट्रेड हुआ था कि रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर सस्ता होने से गैर मुल्की कर्जों की बोझ भी जो है वो कम होना शुरू हो गया और 1700 अरब रुपए लगभग है जिसकी कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है और मौशी तज्जियाकारों के मुताबिक तरसीलात और बरामदात में इजाफे के साथ साथ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कर्ज की मंजूरी के बायस मुसलसल डॉलर की कीमत में कमी का रुझान है, जबकि यूरो बॉन्ड्स की फरोख से भी रुपए की कदर जो है वो मजीद बढ़ गई है। हाँ जी, इसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि मजीद जो है रुपए की कदर मुस्तहकम हो सकती है और मौजूदा हुकूमत जब इक्तदार में आई थी, आपको वो भी बता देते हैं कि उस वक्त डॉलर 124 रुपए 50 पैसे पर था, जबकि 23 अगस्त 2020 को इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया था और अब जो है मुसलसल कमी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगस्त से अब तक डॉलर की कीमत में 9% कमी हो चुकी है। सिर्फ मार्च में ही डॉलर में 3.2% जो है वो कमी हुई थी, सस्ता हो गया था। और इस वक्त जो हम कह रहे थे डॉलर जो है वो उड़ान भर चुका है या डॉलर को पर लग गए हैं, तो डॉलर के पर जो है वो काटे जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो डॉलर नॉट आउट चल रहा था ना वो आउट होना शुरू हो चुका हुआ है और इसी पर बात करेंगे कि वजूहात क्या है। हमारे मौशियात डॉक्टर फाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। डॉलर नीचे आने की बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? क्या एक्सपोर्ट्स और बैरून मुल्क से जो रेमिटेंसेज जो हैं वो बढ़े हैं या कोई और वजह आप समझते हैं कि जिसकी वजह से रुपए की कदर जो है वो बढ़ती जा रही है? देखो, रुपए जो हम इजाफा हो रहा है, हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है, उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्व वगैरह बढ़ गए हैं, बल्कि डॉलर बजाते खुद इंटरनेशनल मार्केट पे नीचे की तरफ चला जा रहा है। अच्छा। और हम चूँकि लिंक्ड हैं डॉलर से, तो जब डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ आ जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ लिंक्ड हैं। एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आ जाता है, तो ये है। और उनके बहुत सारे वजूहात हैं कि डॉलर जो है वो क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है वहाँ पर। जब आप इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो वो उन्होंने अभी एक पैकेज भी रिलीज़ किया, लोगों के हाथ में आप बांट रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़, 1.9 ट्रिलियन के जो पैकेज है, इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, लोगों की जेब में आ गए हैं। अब चूँकि लोगों की जेब में पैसे हैं, सप्लाई बढ़ गई है। जब किसी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो उसकी जो कीमत है, किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए डिमांड के मुकाबले में, तो उसकी कीमत गिर जाती है। तो डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में गिरी और हम उसके साथ लिंक्ड हैं, तो हम ऊपर की तरफ आ गए। हमने देखा कि आप समेत दीगर माहिर मुआशियात स्टेट बैंक की हुकूमती इख्तियार से निकालने की मुखालिफ थे, लेकिन रजा बाकर ही की ये पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से अब डॉलर नीचे आ रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? रजा बाकर की ही पॉलिसी से तो मुल्क कर्जों में डूब गया। जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 6% से 13.25 पे ले गए और डॉलर को 126-27 से उठाकर 166 पे ले गए, तो काम तो उन्होंने पूरा कर दिया था अपना। तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान पे जो है उस पर कॉस्ट पाकिस्तान पे उन्होंने लगाया, सिर्फ इस दो पॉलिसी की वजह से, जिसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये इनकी किसी पॉलिसीज की वजह से नहीं आ रहा है, हमारी किसी पॉलिसीज की वजह से डॉलर तो नीचे नहीं आ रहा है जी। हाँ, अगर डॉलर इसलिए भी आ सकता है अगर नीचे, तो हमें उसको पता चले कि हमारे इंपोर्ट की तरफ में कि क्या इंपोर्ट भी कम हो रहा है, इंपोर्ट तो बढ़ रहा है। ठीक, तो इंपोर्ट जब बढ़ रहा है तो हमें डॉलर की डिमांड बढ़ती है ना, फिर डॉलर जो है अप्रिशिएट होता है हमारे यहाँ पर, हम डिप्रिशिएट होती है हमारी करेंसी, लेकिन हमारा उलट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि डॉलर पे कहीं पे प्रेशर है, डॉलर बजाते खुद नीचे की तरफ जा रहा है, हमारी तो कोई ऐसी नहीं है। ठीक है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, हमें बताइएगा मईशत के हवाले से आपके ख्याल में डॉक्टर हफीज़ शेख की जगह हमाद अजहर को वज़ीर लगाना कैसा फैसला है? क्या बेहतर फैसला किया गया है? क्या वज़ीर आज़म IMF की जो नई शराइत थी उससे नाला थे या फिर ये जो है आइनी मामलात थे, कुछ आइनी पेचीदगियाँ थी जिसकी वजह से तब्दील करना पड़ा? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि नाला तो मैं नहीं कहूँगा, आई एम श्योर कि उनके नॉलेज में चीज़ थी बिल्कुल।
देखें, हफीज शेख साहब को बहुत पहले चला जाना चाहिए था। अच्छा। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि स्टेट बैंक के गवर्नर और हफीज शेख साहब दोनों प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते रहे। सही। और आपने देखा कि एक इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर साल 1.5 साल के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी कहां से कहां आ गई। अच्छा। यही महंगाई, ये इकोनॉमी हर शख्स जो है उसकी ज़बान पे ये इकोनॉमी आ गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया। मैं बहुत हर प्रोग्राम में ये बताता रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके लोग आपको मिसगाइड करते हैं, आपसे वही इतना शेयर करते हैं जिससे आप खुश हो जाएं। तो वज़ीर आज़म का काम ये नहीं है कि उतना ही से इंफॉर्मेशन ले जिससे उससे खुशी होती हो, उसको तो होलिस्टिक पिक्चर उनके सामने होना चाहिए। उसी वक्त वो अच्छे इक़दाम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा घेरा डाला प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द कि और कोई दूसरी खबर उन तक पहुंचती नहीं है। चैनल के ज़रिए से जब पहुंचती है उनको कहते हैं सर ये तो सारे हमारे मुखालिफिन हैं, वो हम सबों को मुखालिफिन के खाते में डाल देते हैं। तो इन्होंने तो क्रिटिसाइज करना है। प्राइम मिनिस्टर आमना सदकना करते रहे। अब उनको एहसास हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उसको हटाने का जो मेन रीज़न था, और वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर को अब एहसास हुआ कि उन्होंने स्टेट बैंक एक्ट जो पार्लियामेंट जो कैबिनेट से अप्रूवल ली है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट को मिसगाइड किया। उन्होंने नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है। वो बिल्कुल टाइमिंग उन्होंने ऐसी चुनी कि जब कोई भी वजीर और प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि ये इतने अहम जो है डॉक्यूमेंट को पढ़ सके, क्योंकि ये 9 तारीख को कैबिनेट में इसकी अप्रूवल हुई है और 12 को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना था। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो हालात थे सियासी, उसमें कोई वज़ीर आज़म या कोई कैबिनेट के वज़ीर जो है वो इस सेंस में था कि वो इस स्टेट बैंक के एक्ट को पढ़ता। दूसरा ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको जो चेयर करेगा वो आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर ख़जाना करेगा, एडवाइज़र नहीं कर सकता, ये स्पेशल असिस्टेंट नहीं कर सकते हैं, वज़ीर ख़जाना करेगा। तो यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब समझा कि हफीज शेख को इस्लामाबाद की इससे वो सेनेटर इलेक्ट करा दें और उसके बाद उसको वज़ीर ख़जाना बना दें। अब चूंकि वो हार गए इलेक्शन, तो अब वो एक लाइबिलिटी से बन गए। तो उन्होंने यही मौका गनीमत जाना कि यही अच्छा मौका कि इसको हटा दिया जाए, इसलिए वो हटा दिए गए। तो इशफाक हसन साहब, हम बार बार यही सुन रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। तो क्या डॉलर नीचे आने से महंगाई में कोई वाज़ेह कमी आ सकेगी? देखिए, होना तो चाहिए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जितने हैं वो कम हो सकते हैं, होने चाहिए। जैसे हम गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, अभी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तब सब आवाज़ तो फौरन ये हमारे जो गाड़ी वाले जो है मोटर जो यहाँ बना रहे हैं कार, ये कीमतें बढ़ा देते हैं। टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, इस किस्म के लोग। लेकिन जब करेंसी अप्रिशिएट हो गई है तो सब खामोशी से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ना कोई मीडिया उठाता है, ना कोई पब्लिक कहीं से उठ रही है, न सियासी जमातें उठा रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कार की प्राइसेस को कम होना चाहिए। जिस तरीके से कार की कीमतें बढ़ी थी कि करेंसी जो है वो गिर गई है, तो अब करेंसी जब अप्रिशिएट हो रही है तो कीमतें कम होनी चाहिए। इशफाक हसन साहब, हमें ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि जो हफीज शेख साहब हैं वो मिसगाइड करते रहे वज़ीर आज़म साहब को, जो ट्रू पिक्चर थी वो नहीं दिखाते रहे। शिबली फराज साहब ने भी यही बात की कि हफीज शेख साहब को महंगाई कंट्रोल ना करने पर वजारत से हटाया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ वज़ीर ख़जाना ही थे, बाकी लोगों को नहीं पता था क्या हो रहा है? और महंगाई जो बढ़ी है हमारे यहाँ फूड में, वो बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ी है। हमारी ज़बान नहीं थकती ये कहते हुए ये गंदम माफिया, आटा माफिया, इन्होंने महंगाई की है। तो भाई ये इन माफियाज को हफीज शेख कैसे हैंडल करेगा? इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल करना था। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये महंगाई वगैरह ये कोई क्रेडिबल बात मुझे नहीं लगती है। जो रीज़न मैंने आपको बताया है यही 2 थे कि उनको ये शायद यकीन हो गया
कि ये दोनों मिसगाइड हमें करते हैं। मैं तो हूँ कि सिर्फ हफीज शेख की जिम्मेदार नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मईशत के हवाले से जो तब्दीलियाँ टीम के अंदर आई हैं, उम्मीद करते हैं कि महंगाई का जोर भी टूट जाएगा जिस तरह से रुपया मुस्तहकम होता चला जा रहा है। लोगों को रिलीफ मिलेगी इससे। हाँ, और आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर है वो भी शेयर करते हैं, और ये ज़रूरी बात भी बहुत ज़्यादा है और हम कंसर्न भी बहुत हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी ने कौम को ये अच्छी खबर सुनाई है। कहते हैं कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी पूरे रमज़ान में SOPs के साथ मसाजिद को खुला रखा जाएगा, मसाजिद को बंद नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल जी, वज़ीर मजहबी अमूर ने फैसल मस्जिद में कौमी मुकाबला हफ़ाज़ की तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल SOPs पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद मसाजिद में हुआ है। इस दफ़ा भी मसाजिद आबाद रहेंगी और हम सब भी यही चाहते हैं कि मसाजिद आबाद रहें और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात सबसे अहम है कि मसाजिद जो हैं वो खुली भी रहेंगी, आबाद भी रहेंगी, हम वहाँ पर जाकर नमाज तरावी भी अदा कर सकेंगे। लेकिन अगर हम SOPs पर अमल दरामद करते रहेंगे, इशाल नूरुल्लाह कादरी साहब ने यह कहा है कि हुकूमत SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भी कड़ी नज़र रखेगी और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है ये मामला, जिसके ज़रिए मसाजिद में इबादत मुमकिन भी हो सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था कि हज की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। सऊदी हुकूमत जैसे ही बताएगी SOPs पर हज की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए भी काम जारी है। और फिर बात वही आ जाती है कि रमज़ान करीब है और रमज़ान की आमद के साथ ही एक वैसी फ़ज़ा जो है वो मुअत्तर सी हो जाती है, खुशियाँ सी महसूस होने लगती हैं। लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए हम मसाजिद का रुख करेंगे, मसाजिद में जाएंगे ताकि मसाजिद को बंद ना करना पड़े, मसाजिद को खुला रखा जाए और वैसे ही रौनकें बहाल। बिल्कुल ऐसी है। जो लोगों के कुछ सवालात हैं, हमारे भी सवालात हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नूरुल्लाह कादरी साहब अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद के लिए क्या खुसूसी कोरोना SOPs हैं जो जारी किए गए हैं जिन पर लोगों को अमल करना होगा, वो बता दीजिएगा। ये सारी डिस्कशन उसी का इजलास है, इसी हवाले से ये एजेंडा पे रखा गया है। और चूंकि हम जो भी आगे लाए अमल होगा रमजान मुबारक के लिए और मसाजिद में तरावीह और खत्म कुरान के लिए, इत्तिकाफ के लिए, तो उसमें MCUC के साथ मुशावरत के साथ हम कोई फैसला कर लेंगे। तो कल उनके साथ हमारी मीटिंग है, तो वो सारी सूरत हाल उसके बाद वाज़ेह होगी कि हमने आगे किस तरह किन SOPs के तहत जो है मसाजिद यकीनन हम खुली रखेंगे। और पिछले साल भी हमने 20 नुकात SOPs के को फॉलो किया था, अब भी कोशिश करेंगे कि स्ट्रिक्टली उन SOPs को फॉलो किया जाए। रमजान में तरावी की नमाज के लिए भी क्या कोई खसूसी हिदायत जारी की गई हैं? जैसे सऊदी अरब में इस बार 10 रकात नमाज तरावी अदा की जाएगी। नहीं जी, हमारे जिन मसाजिद में 20 रकात तरावी होती है तो उसी तरह मामूल के मुताबिक होगी। पिछले साल भी हमने जो 20 नुकात SOPs रमजान के लिए, इत्तिकाफ के लिए, तरावीह के लिए और ईद के लिए मुतय्यन किए थे उलमा की मुशावरत से, MCUC की हिदायत के मुताबिक, और बाद में तकरीबन वही SOPs 20 नुकाती एहतियाती तदाबीर तकरीबन तमाम आलम इस्लाम में मसाजिद और इबादत के हवाले से मुतय्यन की गई थी। तो एक दफा भी हम इंशाल्लाह कल MCUC में मुशावरत के बाद इंशाल्लाह उसी पे हम अमल करेंगे। नूरुल्लाह कादरी साहब, रमज़ान के दौरान मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आपकी क्या उलमाए कराम से बातचीत हुई है? क्योंकि उनका ताउन बहुत ज़्यादा दरकार होगा, वो हुकूमत से ताउन करने पर तैयार है। जी, पिछले साल तो हमारी एक भरपूर इस हवाले से एक एक्सरसाइज हुआ था और प्रेसिडेंट ऑफिस से तमाम गवर्नर हाउसेज में और तमाम उलमा ऑन बोर्ड पे, और उन्हें भरपूर साथ दिया था। और इंशाल्लाह इस दफा भी हम इसी तरह कोशिश करेंगे। कुछ उलमा से तो हमारे रवाबित हो गए हैं और बाकियों से भी हम करेंगे। और पिछले रमजान मुबारक में भी जो एंड ऑफ रमजान और जून में जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि सबसे ज्यादा SOPs को जो फॉलो किया गया वो मसाजिद में फॉलो किया गया। मसाजिद में
जो शरा और रिश्वता SOPs की फॉलोइंग था वो बाजारों से, मार्केटों से, एयरपोर्ट्स की निस्बत, ट्रांसपोर्ट की निस्बत, रेलवे स्टेशन की निस्बत, अस्पतालों की, हर जगह से ज्यादा फॉलो किया गया मसाजिद में। नूरुल्लाह कादरी साहब, रमजान में मसाजिद में जाने वाले लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से आना चाहिए? उसमें हम यही उनको गुजारिश करेंगे कि जो मुअम्मर अफराद हैं वो मसाजिद से एहतराज करें और वुजू और तहारत अपनी घर में मुकम्मल करे और अपने साथ अपना एक जाए नमाज ले आए, जाती जाए नमाज, और सोशल डिस्टेंस का मसाजिद में ख्याल रखा जाए और तरावीह को पूरी जगह रखी जाए। अगर जिन मसाजिद में सहन है और वहाँ पे गुंजाइश है तो वहाँ पे रखी जाए, और अगर नहीं है तो रोशनदानों और खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखा जाए। और इसी तरीके से जो ही फर्ज नमाज या तरावी ख़त्म होते हैं तो बाकी मसाजिद में लोगों को रुकना वो उसकी हम ताकीद करेंगे कि न रुकें। और इस तरीके से जो पिछले हमारा 20 नुकाती प्रोग्राम था 130 से, उसी को वो बिल्कुल इस हवाले से बहुत ही कंप्लीट और जामे है, और डॉक्टर से भी उसमें राय ली गई थी और उलमाए किराम से भी। बिल्कुल ठीक है। वकील वज़ीर बराए ममूर नूरुल्लाह कादरी साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मसाजिद जो हैं वहाँ पर आप जा सकेंगे और मसाजिद आबाद रहेंगी। जो नमाज तरावी है वो भी 20 रकात पर होगी, लेकिन बात यह है कि SOPs पर अमल दरामद हम सबको करना होगा और उस हवाले से जो वाज़े तौर पर SOPs बनाए जाएंगे वो भी जल्द ही शेयर कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। सिंध की बात करते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बरतानवी दौरे हुकूमत में शहर के वस्त में वाधवा नहर बनाई गई थी। इसके एतराफ में कायम ग्रीन बेल्ट इस नहर की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बने थे। शहरी यहाँ तफरीह के लिए आया करते थे, मगर इंतजामिया अदम तवज्जो की वजह से अब इस नहर में सीवरेज का पानी डाला जाए। अच्छा, ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? शराज से जानने की कोशिश करते हैं। शराज वहाँ पर मौजूद है। शराज बताइएगा, आप वहाँ पर नहर में मौजूद हैं और ये हालत ऐसी कब से है, क्यों हो गई, क्यों इसका ख्याल नहीं रखा गया? जी बिल्कुल, कुशादा सड़कें, घने दरख्त और खूबसूरत नहरें हैदराबाद की पहचान हुआ करती थी, लेकिन गुजरते वक्त और इंतजामी अदम तवज्जुही की वजह से हैदराबाद शहर अपनी अजमत रफ्ता खोता जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की वादुवाद नहर पर। ये नहर बरतानवी दौरे हुकूमत में वादुमल चांदीराम, जो कि हैदराबाद के डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने बनाई थी। इसका मकसद कासमाबाद, लतीफ़ाबाद साइड एरिया की ज़मीनों को सैराब करना था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इन ज़रूरी ज़मीनों की जगह रिहायशी स्कीमों ने ले ली और उसके बाद इस वादुआ में सीवरेज का पानी छोड़ा जाने लगा, जिसकी वजह से ये नहर आलूदा हो गई और आज ये नहर जो है अपनी अफादियत खो चुकी है। मादी में हैदराबाद के शहरी इस नहर पर तफरीह के लिए आया करते थे, लेकिन अब चूँकि हैदराबाद की ये नहर जो है गंदी हो चुकी है, अब शहरी यहाँ पर तफरीह के लिए नहीं आते हैं। अगर ज़िले इंतज़ामिया इसको पहले की तरह खूबसूरत बनाने के लिए अमली इक़दाम करें तो हैदराबाद के शहरी जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और इस नहर की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल हो सकती हैं। इस हवाले से हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि अगर ज़िले इंतज़ामिया इस नहर को बहाल करती है तो वो मादी की तरह इस नहर पर दोबारा तफरीह के लिए आएंगे और ये नहर जो है एक बार फिर हैदराबाद की खूबसूरती का बायस बन सकती है। जी सही, शुक्रिया शराज, आप हमें वादोवा नहर की बर्बादी की हालत जार जो थी उसके ऊपर आप हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और नाजरीन, बेहतर सेहत की सहूलियात के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें से एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का कदम भी है, जिसका मकसद ये है कि लोगों तक मयारी खुराक, अद्वियात की तरसील की जाए, जिसमें अशिया की जांच पड़ताल और सहूलियात फ्राहम करने वालों का क्वालिफाइड होना भी
सबसे अहम पॉइंट। हाँ जी, और इन ज़राए की निगरानी करना वगैरह भी इसी के काम में शामिल है। इसी सिलसिले में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मौत के जो सौदागर हैं ना, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ उनकी जारी हैं और गुज़श्ता हफ्ते 10 शहरों के 638 मराकज़ पर छापे मारे गए हैं और इलाज के नाम नेहाद 95 अड्डे जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। और अदाद-ओ-शुमार ये भी हमें बता रहे हैं कि मजीद 204 अताइयों की दुकानों पर कारोबार तब्दील पाए गए थे और वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब 28 मराकज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर मुस्तनद जो मुआलिजीन है वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। सिर्फ 6 शहरों और उनके गिरदोनवा में 500 से ज़ायद जो मराकज़ हैं उन पर छापे मारे गए। फैसलाबाद और ओकाड़ा में भी 15 और लाहौर और बहावल नगर में 14, मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो 11, रावलपिंडी में 10 कारोबार बंद किए गए हैं। ये कारोबार ही कह सकते हैं हम इसको। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और अटक में 9, सियालकोट में 5, सरगोदा और कसूर में 1 अताई का अड्डा बंद किया गया है। और ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं, आप तक पहुँचाते भी हैं कि अताई की वजह से, हम अताई डॉक्टर भी इनको कह देते हैं लेकिन ये सिर्फ अताई ही हैं, ये डॉक्टर इनको क्या कहा जाए कि ये लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, बच्चों को ऐसे टीके लगा देते हैं कि बच्चे जो हैं फिर जानवर ही नहीं हो सकते। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अतिया मुबारक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे डॉक्टर अतिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बुनियादी काम क्या है? हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटरी अदारा है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही लुक आफ्टर करता है, रेगुलेट करता है। और बुनियादी मकसद ये था कि हेल्थ जो सिस्टम है वो बेहतर हो। एक एंटी क्वैकरी एक इसका पार्ट ज़रूर है, लेकिन मेन था कि जितने भी बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, आवाम को सेहत की ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिलें, ठीक है, जो जिसके ऊपर पहले कंट्रोल नहीं था। तो हेल्थ केयर कमीशन ने इसको काफ़ी कंट्रोल में किया। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जी जो लोग थे, एक किस्म का जो प्राइवेट सेक्टर था या इवन तो पब्लिक सेक्टर, वो कहते हैं जी मदर पिदर आज़ाद वाली कहानी थी, कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो हेल्थ केयर कमीशन इसी बुनियाद पर बना कि लोगों को बेहतर सहूलतें मिलें हेल्थ के बारे में और जो अतायत का ख़ात्मा हो, ये मेन मकसद यही था हेल्थ केयर। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ शोबे हैं हेल्थ केयर कमीशन के। एक लाइसेंसिंग का शोबा है, एक हमारा वो शोबा है जो मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जिनको हम कहते हैं, जिनमें अस्पताल भी आते हैं, होम्योपैथी के क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, कॉस्मेटिक्स क्लिनिक, ये सारे जो मैटरनिटी होम वगैरह, इन सब के लिए जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हैं। ठीक है। जो बड़े स्टेक होल्डर से मिलके हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, बड़े बड़े प्रोफेसर हज़रात, सब ने इसमें हिस्सा डाला, इवन नर्सिंग के लिए, टिब के लिए। तो अब हम ये हेल्थ केयर कमीशन ये देखता है कि जो भी अस्पताल हैं, जो कुछ भी ऐसे अदारे हैं जो काम जो कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, वो उसके तहत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एक शुबा, ये इंस्पेक्शन करते हैं, फिर लाइसेंसिंग होती है। इसमें यह है कि जी हमने बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके 92,000 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिनकी हमने प्रोविजनल लाइसेंस लिया है लोगों ने। डॉक्टर साहब, हुकूमती तवज्जो जो है वो कोरोना पर लगने से प्राइवेट इदारों पर चेक एंड बैलेंस रखने में मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? देखिए जी, जब कोरोना शुरू हुआ था, ये इसमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही ये ऐसी एक वबा थी जिसका किसी को समझ नहीं आ रही थी इसका क्या हल करना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो पब्लिक सेक्टर में हमने सारी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, WHO के मुताबिक, NIH के मुताबिक मिलके हमने हेल्थ केयर कमीशन ने वो कानून, वो ज़ाब्ते बनाए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। शुरू में हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्टी थी प्राइवेट सेक्टर को हम इस तरफ लेकर आएँ, ये कोरोना के लिए बेड तैयार करें। शुरू बहुत मुश्किल लगा, हमारी टीमों ने बड़ा कंसिस्टेंट इन्होंने काम किया। 24/7 हमने रिक्वेस्ट की सारे अस्पतालों को, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वालों ने, जो सरकारी इदारे हैं या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, उनका ज़्यादा फोकस था कि वो पब्लिक सेक्टर पे तवज्जो दें। और हमारे लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी डाल दी थी कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो प्राइवेट इदारों के ऊपर तवज्जो दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए 16 लैब्स हमने पब्लिक सेक्टर में तैयार कराई, PCR की, और 41 लैब्स हमने कराई उसमें। डॉक्टर अतिया मुबारक साहिबा, क्या प्राइवेट अस्पतालों की जो फीस होती है उसको रेगुलेट करने का इख्तियार भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास है? इस हवाले से आपके कमीशन की हिकमत अमली होती क्या है?
इनफैक्ट अगर आप ये कहें जी उनको कंट्रोल करने का इख्तियार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कहानी है जिसमें हम उनको कंट्रोल करें। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन ने एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट की है, हमने जितने भी उनके जो रेट्स है अस्पतालों के, ये मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रही हूँ, उसमें जो फरवरी 2020 तक जो रेट्स थे उस तक हमने उनको सील कर दिया, क्या मंजमद कर दिया है, उसको हमने फ्रीज कर दिया है कि उससे ज़्यादा वो रेट्स नहीं चार्ज कर सकते। एक बात। दूसरी वजह थी कि वो उनको ये एडवाइस किया गया है, वो उन्होंने किया भी है कि वो डिस्प्ले करें सारे अपने रेट्स जो हैं, ताकि जब लोग आएँ उनके पास दिखाने के लिए या जो मरीज़ दाखिल हों तो वो अपने रेट्स को देख के उसमें आएँ, और उसमें अगर वो उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हेल्थ केयर कमीशन उनके खिलाफ एक्शन लेगा। हमें फ़िलहाल ऐसी शिकायत तो नहीं आई, लेकिन हम उनको गाए बगाए ये इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो फरवरी 2020 से आगे न बढ़े। ये हमारा। डॉक्टर साहिबा, अताइयों को डिस्करेज करने का बेहतरीन तरीका क्या ये नहीं है कि नए बनने वाले जो डॉक्टर्स हैं इनको क्लिनिक खोलने के लिए इनकरेज किया जाए? इस हवाले से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने क्या कोई हिकमत अमली बेहतर बनाई है? ये हेल्थ केयर कमीशन के डोमेन में तो नहीं आता कि हम उनको नए क्लिनिक्स के लिए कर्जे दें या ना, लेकिन एक बात है, एक हेल्थ फाउंडेशन बना हुआ है अदारा जो 2015 में बना था, उसमें हेल्थ केयर कमीशन के भी नुमाइंदे होते हैं। इन्होंने फिर उनके लिए डॉक्टर्स के कर्जा लेने के लिए जो आसानियाँ जैसे पैदा की जाती हैं, इनमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की है कि जो उनको कर्जा मिला जाए, उनको कर्जे का ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये आखिर में बता दीजिएगा कि हेल्थ केयर कमीशन के लिए हालिया वबा के दौरान काम करना किस कदर मुश्किल रहा, कहाँ पर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या चैलेंजेस थे? ये कोरोना ने बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक कोरोना फिर डेंगी, दोनों एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे हेल्थ केयर कमीशन के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे हेल्थ केयर कमीशन की टीमें इन्होंने 24/7 काम किया, 24 घंटे काम पे रहीं। इन्होंने अपने सेंटर बनाए हुए थे जिसमें अवेयरनेस करने के लिए, तो हमने इंस्पेक्शन भी जारी रखी हैं और लाइसेंसिंग का शोबा भी जारी है। इस तरह क्लिनिकल गवर्नेंस है, MSDS भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। हमारी वर्कशॉप भी जारी हैं जो हम जो सिखा रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं डॉक्टर्स की, ये साथ साथ चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादा फोकस फिर हमारा कोरोना भी चला गया। बिल्कुल ठीक है जी। चेयरपर्सन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर अतिया मुबारक साहिबा सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना इस वबा की वजह से हर इदारे को काम करने में पेश आया, और जिस तरह अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ा हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम है और इसको होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चले अब हो रहा है और इन अताइयों से हमारी जान छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में हमजा, कराची की मौसम की बात करते हैं। कराची का मौसम जो है वो बहुत ही गर्म है, बिल्कुल जैसे सियासी सूरत हाल गर्म रहती है वैसे कराची का मौसम भी गर्म रहता है, और गर्मी के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान हाँ जी, हीट वेव की बात हो रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कराची में आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म रह सकता है, और शहर का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया। हीट वेव के दौरान हमें बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। हम जब निकलें सर पर कपड़ा लेकर निकलें, सर को ढांप के रखें, पानी पीने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि रवां हफ्ते दर्जा हरारत 40 से ऊपर जा सकता है। तो हुकाम ये कहते हैं कि गर्मी में इजाफा हवाओं की समत तब्दील होने की सबब हो रहा है। गर्मी की लहर के दौरान समंदरी हवाएं दिन के वक्त जो है वो मुअत्तल रह सकती हैं। गर्मी की शिद्दत की अगर हम बात करें तो ओवरऑल गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है लाहौर में। बिल्कुल ऐसी लाहौर में भी मौसम जो है वो गर्म हो चुका है। हालांकि इन दिनों में अगर हम पहले देखें तो मौसम इतना गर्म नहीं हुआ करता, इतना गर्म नहीं होता था। गर्मियाँ तवील हो गई हैं, इस साल तवील होंगी मजीद। ये महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही बता दिया गया था, जो कि हमने देखा भी। बाहर का मौसम तो शायद ऐसे था जैसे आया ही नहीं था। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सुबह से दोपहर के दरमियान शहर में गर्म खुश्क हवाएं मशरकी और शिमाल मशरकी समत से चल सकती हैं, जबकि शाम के वक्त समुद्र की जनूब मगरबी समत की जो हवाएं हैं वो बहाल होने का इम्कान जो है बहरहाल वो बरकरार रहेगा। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, हीट वेव का ख़दशा है। हीट वेव ये जो 4-5 रोज़ हैं ये कितने अहम होंगे लोगों के लिए, अपने आप को किस तरीके से इसके अंदर जब
मौसम तब्दील होता है, ढालना होता है, जैसे पानी का इस्तेमाल हमें करना होता है। फिर जो है हुकूमत की जानिब से भी कभी कुछ इकदाम किए जाते हैं जब हीट वेव का खदशा होता है कि ऐसे वाटर टैंक्स रख दिए जाते हैं कि लोग गुजरते उससे पानी पी सकें। तो आपको अपना ख्याल खुद भी बहुत ज़्यादा रखना है और गैर ज़रूरी काम के लिए जो है बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर आप निकलते भी हैं क्योंकि आपको ज़रूरत के तहत अगर बाहर निकलना भी, तो सर को ढांप लें कैप से, कपड़े से, ताकि हीट वेव जो डायरेक्ट आपको असरअंदाज ना कर सके। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मलिक साहब, वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, कराची के शहरियों को ज़रा बता दीजिएगा कि दर्जा हरारत कितना बढ़ सकता है, कब तक जो है हीट वेव का ये जो खदशा है ये बरकरार रहेगा, फिर मौसम नॉर्मल हो जाएगा? वालेकुम सलाम हमजा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो हीट वेव है ये आने वाले 3 से 4 दिन तक रहेगी और मैक्सिमम को टेम्परेचर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ये 40 को क्रॉस करके 41 तक भी जाता है। ये हीट वेव की इसकी मेन रीज़न ये है कि आपकी जो सी ब्रीज है जो कि ह्यूमिडिटी को जो है वो खुश्की की साइड पे लेके आती हैं, वो कट ऑफ हो चुकी हैं और आपकी जो विंड है वो शुमाल जनूब और शुमाल मशरक की साइड पे आ रही हैं और वहाँ पे ऑलरेडी ड्राइनेस है और उस ड्राइनेस की वजह से जो ड्राई विंड आती है तो उससे टेम्परेचर राइज कर जाता है। और ये कराची में नहीं है, ये सिचुएशन पूरे सिंध में है और साउथ पंजाब में भी है। लेकिन जब 3 से 4 दिनों के बाद संडे के बाद टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगे और इंशाल्लाह गर्मी की इसमें काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। होता ये है कि पास ह्यूमिडिटी कम होती है और आपके पास ड्राई एयर होती है तो जो हीट इंडेक्स है वो बढ़ जाता है और हीट इंडेक्स आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए जैसे आपने ये कहा कि इसमें आपको सर को ढांपना बहुत जरूरी है। हीट वेव का बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स वो भी ये एक जगह इकट्ठे कर लेती हैं और सरफेस जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। तो उसके लिए कोशिश ये करें कि आप इस ड्राइनेस को बचने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांपें, गैर ज़रूरी तौर पे आप सूरज के पास बाहर ना निकलें। बिल्कुल, जैसे कि खालिद मलिक साहब रमज़ान की आमद है तो पानी जो है वो तो कम ही पिया जाएगा क्योंकि रोज़ेदार होंगे लोग, तो उस सूरत में आप हीट वेव से कैसे बच सकते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कराची समेत मुल्क भर का मौसम कैसा रहने का इम्कान है? अभी देखें ये जो रमज़ान है, रमज़ान आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये हीट और टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाएंगे तो उम्मीद है कि रमज़ान इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है। अब बात एक वेदर सिस्टम जो है वो 6-7 तारीख को हमारे नॉर्दर्न एरियाज पे आ रहा है जिसमें आपके GB, KP, कश्मीर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके जो मुल्का इलाके हैं उनमें वो थोड़ा सा बारिश देगा जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो है वो इन एरियाज के फिर थोड़े से स्टेगनेंट हो जाएंगे। इंशाल्लाह है कि जो रमज़ान है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा जितना अभी इस टाइम आपको गर्मी लग रही है क्योंकि ये टेम्परेचर्स आफ्टर फ्यू डेज नॉर्मल की पोजीशन पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद मलिक साहब, बलूचिस्तान के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा कि वहाँ पर भी हीट वेव का खदशा मौजूद है? बिल्कुल, पूरे बलूचिस्तान में तो नहीं, लेकिन बलूचिस्तान का वो एरिया जो कि सिंध के साथ है जिसमें नसीराबाद है या खुजदार का एरिया है वहाँ पे भी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। खालिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे का आप हिस्सा बने और हमें बता रहे थे कि हीट वेव के दौरान किस तरीके से हमें एहतियात करनी चाहिए। 3 से 4 रोज़ हैं, उसके अंदर एहतियात कीजिए और फिर रमज़ान के हवाले से उन्होंने बताया कि उससे पहले एक सिस्टम दाखिल होगा, मौसम अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, रमज़ान मुबारक के हवाले से यही खबर अभी तक तो है कि मौसम जो है वो नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में हमजा। सूबा पंजाब में वाक़े है जी हड़प्पा के नज़दीक मिलने वाले आसार कदीमा लगभग 4000 साल पुराने हैं। यह आसार कदीमा अरूजो ज़वाल की अपनी एक दास्तान अपने दामन में समेटे हुए। बिल्कुल, उस्मान रज़ाक वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश। म्यूजियम में मौजूद हैं, इन आसार कदीमा के बारे में हमें उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल के तारीखी मुकाम हड़प्पा में जिसकी तहजीब 5000 कबल मसीह की है। पहली दफ़ा हड़प्पा कोई तहजीब 1921 में अंग्रेज़ों के ज़माने में दरियाफ्त हुई थी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 1966 में यहाँ पे खुदाई का अमल जारी रखा जिसमें से बहुत सारे कीमती नवादरात निकले जिनमें बच्चों की खिलौना गाड़ियाँ और औरतों के बनाए श्रृंगार के बहुत सारे जेवरात भी निकले। हड़प्पा की जो तहजीब है ये सिंध की जो तहजीब है मोहनजोदड़ो उसके साथ मवासलत रखती है। कुछ दिन पहले यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने यहाँ का तारीखी शहर का दौरा किया और बहुत सारी तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर सयाहों की सहूलियात के लिए
काफ़ी सारे मंसूबे शुरू किए जाएँ ताकि सियाहत का अमल यहाँ पे बढ़ सके और हुकूमत पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला मिल सके। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे और आपने हमें बताया इसकी तारीख के हवाले से। अब हम जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर याद करवाना चाहेंगे कि रात 12 बजे के बाद आपको जो मैसेजेस या कॉल्स मौसूल हो रहे होंगे, आपने ये याद रखना है कि 1 अप्रैल का आगाज़ हो चुका है और कहीं आप फूल बनने तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने दिल को मजबूत रखिएगा और तस्दीक ज़रूर कीजिएगा मैसेज जो आपको मौसूल हो वो अच्छा है या बुरा, लॉटरी का है या फिर किसी सानहे की खबर है, आप उसको वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, तस्दीक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद उस पर यकीन कीजिएगा कहीं आप फूल ना बन जाए। और सुबह हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे कि हमें किस किस्म के मैसेजेस आए हैं, किस किस्म की कॉल्स आई हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।